हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं सीबीएसई क्लास 11 को, पॉलिटिकल साइंस को, जिसमें आज का चैप्टर है 3। और इस चैप्टर का टॉपिक है चुनाव और प्रतिनिधि। चुनाव प्रतिनिधि चैप्टर से हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को लेकर के आए हैं। उसके बाद हम इसी चैप्टर से कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चुनाव और प्रतिनिधि क्या है? तो सबसे पहले चुनाव प्रतिनिधि को समझते हैं। तो आपने कभी शतरंज भी खेला होगा, तो शतरंज के खेल के बारे में जानते होंगे। उसमें काला घोड़ा 2.5 घर चलता है। तो अगर काला घोड़ा 2.5 घर चलने के बजाय सीधा चलने लगे तो क्या होगा? तो खेल के माध्यम से ही चुनाव और प्रतिनिधि को समझते हैं। या फिर क्रिकेट खेल को ही ले लीजिए। क्रिकेट खेल में यदि अंपायर ना हो तो क्या होगा? प्रत्येक खेल में हमें कुछ नियम का पालन करना पड़ता है, और उन नियम को बदल दिया जाए तो खेल का परिणाम भी बदल जाएगा, दिशा और दशा दोनों बदल जाएगा। तो इसी तरह से प्रत्येक खेल में एक निष्पक्ष अंपायर होना चाहिए, जिसके निर्णयों को सभी खिलाड़ी स्वीकार कर लें। खेल शुरू करने से पहले ही हमें नियमों और अंपायर के बारे में सहमति बनानी पड़ती है। जो खेल के बारे में सत्य है वही चुनाव के बारे में भी सत्य होता है। जैसे खेल के बारे में जिस प्रकार से सत्य होता है, उसी प्रकार से चुनाव के बारे में भी सत्य होता है। चुनाव संपन्न कराने के भिन्न भिन्न नियम और व्यवस्थाएं हैं। चुनाव का परिणाम इस पर निर्भर करता है कि हमने कैसे नियम बनाए हैं। हमें चुनाव को निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए एक मशीनरी भी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही निर्णय चुनावी राजनीति का खेल शुरू होने से पहले ही लिए जाने चाहिए। इसलिए इन्हें सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता। चुनाव के बारे में इन मूलभूत नियमों को लोकतांत्रिक देश के संविधान में लिख दिया जाता है। तो इस अध्याय में हम चुनाव और प्रतिनिधि के बारे में संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करेंगे, और अपने संविधान में जिस चुनाव पद्धति को स्वीकार किया गया है, तो हम उसके महत्व और चुनाव कराने की निष्पक्ष मशीनरी से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर प्रकाश डालेंगे, और इस संबंध में संविधान के प्रावधानों को संशोधित करने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं हम उन्हें भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको पहले देखते हैं। तो इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसमें पहला है 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 543 में से 415 सीटें जीती, जो कुल 80% से भी अधिक है। तो इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में जानते हैं कि 1984 के जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी ने 543 में 415 सीटें जीती, जो कुल सीटों के कुल सीट था उसको 80% से भी अधिक है। तो लोकसभा चुनाव में किसी दल को ऐसी सफलता कभी नहीं मिली। इस चुनाव से क्या पता चलता है? तो कांग्रेस पार्टी को 3/4 सीटें मिली। तो इसका अर्थ क्या हो सकता है? इसका अर्थ तो ये नहीं कि प्रत्येक 5 भारतीय नागरिक में से 4 ने कांग्रेस को वोट दिया, ऐसा नहीं हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि कुल मिलाकर जितने लोगों ने मतदान किया उसमें केवल 48% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन पार्टी का 80% से भी अधिक सीटें मिली। अन्य दल के प्रदर्शन को अगर हम देखते हैं, जैसे भाजपा को 7.4% मिला था और जनता पार्टी को 6.7%। तो कांग्रेस का 48% मिला था, जिसमें से और सीट मिला था 415, जबकि भाजपा का 7.4%, 2 सीट मिला था। जनता पार्टी का 6.7 और 10 सीट मिला था। तो इसी तरह से और लोकदल, माकपा, तेलुगु देशम कई जो पार्टियां थी उसको भी मिला था। तो कांग्रेस पार्टी का जो वोट मिला था वो मिला था 48%। 1984 के लोकसभा चुनाव में जो सबसे बड़ा पार्टी उभर करके आया था कांग्रेस पार्टी, उस समय सबसे बड़ी जीत मिली थी कांग्रेस पार्टी के। नेक्स्ट पॉइंट है पूरे देश को
तो ऐसा क्यों हुआ था? हाँ, इस पॉइंट पे हम थे कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम अपने देश में चुनाव की एक विशेष विधि का पालन करते हैं। वह विधि है क्या? तो वह विधि है कि पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। और दूसरी बात है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। और तीसरी बात यह है कि उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। तो ये इसलिए ऐसा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कि पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है और उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। और तीसरी पॉइंट यह है कि लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में 79 अनुसूचित जाति और 41 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 543 सीट में 79 अनुसूचित जाति के लिए और 41 अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित किया गया है। 1989 में 1989 तक 21 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय माना जाता था और 1989 में 1989 में संविधान के एक संशोधन के द्वारा इसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। और अभी तक यही है, 18 वर्ष का जो व्यक्ति है उसको मताधिकार देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। लोकसभा के लिए उम्मीदवार को 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए जेल हुई है तो वह चुनाव लड़ने योग्य नहीं है। अगर कोई व्यक्ति को कोई उम्मीदवार ऐसा है जिसको 2 वर्ष का सजा हो गया है, 2 वर्ष से अधिक का जेल हो गई है, तो वह चुनाव लड़ने योग्य नहीं होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 भारतीय संविधान का आर्टिकल 24 में 324 में निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को देता है। 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई और निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हो गया, तब से यह बहुसदस्यीय बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा देता है। उन्हें 6 वर्षों के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक के लिए नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए एक चुनाव आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। हमारा संविधान में आर्टिकल 324 के तहत इसका संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से हो, संपन्न कराया जाए। और नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। तो भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में क्या होता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक राज्य में होता है ताकि निर्वाचन आयोग की सहायता कर सके। तो ये थे इस चैप्टर से महत्वपूर्ण पॉइंट। अब इसी चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नजदीक बैठता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क में दिया हुआ है परिवार की बैठक में होने वाली चर्चा, ख में दिया है कि कक्षा संचालन, क्लास मॉनिटर का चुनाव, और ग में दिया हुआ है किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवार का चयन,
घ में दिया हुआ है मीडिया द्वारा करवाए गए जनमत संग्रह। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नजदीक बैठा है, तो मीडिया हो जाएगा। मीडिया द्वारा करवाए गए जनमत संग्रह इसका सबसे राइट आंसर हो जाएगा, सबसे नजदीक बैठता है, तो आंसर ऑप्शन घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है? तो चुनाव आयोग का कार्य कौन सा नहीं है? मतदाता सूची तैयार करना, यह तो है। उम्मीदवारों का नामांकन, तो उम्मीदवारों का नामांकन उम्मीदवार खुद करते हैं, चुनाव आयोग का काम नहीं है। मतदान केंद्रों की स्थापना चुनाव आयोग का काम है। आचार संहिता लागू करना भी चुनाव आयोग का काम है। और पंचायत के चुनावों का पर्यवेक्षण यह भी चुनाव आयोग का काम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, उम्मीदवारों का नामांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की चुनाव प्रणाली के समान है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क में है 18 वर्ष से ज्यादा की उम्र का हर नागरिक मतदान करने के योग्य है, राइट है। और ख में है कि विभिन्न प्रत्याशियों के बारे में मतदाता अपनी पसंद को वरीयता क्रम में रख सकता है। ग है प्रत्येक मत का समान मूल्य होता है। और घ है विजयी उम्मीदवार को अधिक से अधिक मत प्राप्त होने चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बात राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव प्रणाली में समान होगा? अच्छा, राज्यसभा लोकसभा दोनों में दोनों के चुनाव प्रणाली में समान होगा, एक समान होगा। तो ये ऑप्शन में प्रत्येक मत का सामान्य मूल्य, ये इसका दोनों में समान होगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, प्रत्येक मत का सामान्य मूल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में वही प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है जो क्या होगा? सर्वाधिक संख्या में मत अर्जित करता है, देश में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले दल का सदस्य होता है, चुनाव क्षेत्र में अन्य उम्मीदवारों से ज्यादा मत हासिल करता है, या ऑप्शन घ में दिया हुआ है 50% से अधिक मत हासिल करके प्रथम स्थान पर आता है। तो चुनाव क्षेत्र में अन्य उम्मीदवारों से ज्यादा मत हासिल करता है, वही हुआ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में सही प्रत्याशी। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है क्या? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में इस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाते हैं उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। विजयी प्रत्याशी के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले। इस विधि को जो सबसे आगे वही जीते, सबसे आगे वही जीते प्रणाली को ही फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। तो चुनावी दौर में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वही विजयी होता है, और इसे बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं। इसको संविधान इसी विधि को स्वीकार करता है। तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में वही प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है जो चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज्यादा मत हासिल करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज्यादा मत हासिल करता है। तो इसी को बोलते हैं जो सबसे आगे वही जीते, तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच क्या अंतर है? संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन मंडल को क्यों स्वीकार नहीं किया? तो इसका आंसर है कि पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच जो अंतर है वो ये है कि स्वतंत्रता के पूर्व भी इस विषय पर बहस हुई थी और ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल का भी शुरुआत की थी। इसका अर्थ यह है कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे। जो संविधान सभा के अनेक सदस्यों को इस पर शंका थी। उनका विचार था कि यह व्यवस्था हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगी, इसलिए आरक्षित निर्वाचित क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन मंडल को इसलिए स्वीकार
नहीं किया, क्योंकि अनेक ऐसे सामाजिक समूह हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में उनकी इतनी संख्या नहीं होती कि वे किसी प्रत्याशी की जीत को प्रभावित कर सके, लेकिन पूरे देश पर अगर नजर डालें तो वे अच्छे खासे बड़े समूह के रूप में दिखाई देते हैं। उन्हें समुचित प्रतिनिधि देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था जरूरी हो जाती है। संविधान अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है। प्रारंभ में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए की गई थी, पर अनेक संवैधानिक संशोधनों द्वारा इसे बढ़ा करके 2010 तक कर दिया गया था। आरक्षण की अवधि खत्म होने पर संसद इसे और आगे बढ़ाने की निर्णय ले सकती है, और इसी के चलते आगे संसद इसको बढ़ाई भी है। इन दोनों समूहों की आरक्षित सीटों का वही अनुपात है जो भारत की जनसंख्या में इनका अनुपात है। आज लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में 79 अनुसूचित जाति और 41 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसकी पहचान करें और किसी एक शब्द अथवा पद को बदलकर, जोड़कर अथवा नए क्रम में सजाकर इसे सही करें। तो क्वेश्चन है कि एक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली है जिसको बोलते हैं, का पालन भारत के हर चुनाव में होता है। तो नहीं, ये तो गलत है। हर चुनाव में तो इसको पालन होता नहीं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का, क्योंकि इसमें देखा गया है कि हमेशा इसको प्रयोग में नहीं लाया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों का जब चुनाव होता है तो ये इसका चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा, राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उपराष्ट्रपति का भी तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। और अन्य चुनाव में पीटीपी यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली का पालन होता है अन्य चुनाव में, जबकि सभी चुनाव में इस प्रकार का नहीं होता है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा चुनाव में इसका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का चुनाव नहीं होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ख में दिया हुआ है कि चुनाव आयोग पंचायत और नगर पालिका के चुनाव का पर्यवेक्षण नहीं करता, तो यह कथन सही है। इसका पर्यवेक्षण चुनाव आयोग नहीं करता है। चुनाव आयोग का काम है चुनाव का सही ढंग से और निष्पक्ष ढंग से चुनाव करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसी चुनाव आयुक्त को नहीं हटा सकता। तो यह कथन गलत है। भारत का राष्ट्रपति किसी चुनाव आयुक्त को नहीं हटा सकता, लेकिन राष्ट्रपति किसी चुनाव आयुक्त को हटा सकता है जब उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप को सिद्ध हो जाएगा। यदि भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो जाता है चुनाव आयुक्त के खिलाफ, तो उसको राष्ट्रपति हटा सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त को नहीं हटा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति उसको हटा सकते हैं जब उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग में एक से ज्यादा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अनिवार्य है। तो हाँ, एक से ज्यादा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अनिवार्य है, इसलिए सही हो जाएगा। तो वीडियो लंबा हो जाने के कारण हम यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यहीं भी समाप्त करते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।